नमस्कार दोस्तों, अपना कॉकरोच जो है, इस कॉकरोच का पहला वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपन इसका दूसरा आगे का पार्ट जो है पार्ट सेकंड, ये पार्ट सेकंड चालू करते हैं। पार्ट फर्स्ट में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले बाहरी संरचना के बारे में अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। कॉकरोच जो है उसमें बाहरी संरचना के बारे में अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। बाहरी संरचना में अपन कंकाल के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, इसके सिर भाग, इसके वक्ष भाग, इसके उदर भाग के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, इसके मुखांगों के बारे में, स्तंगिका के बारे में और उदर में उपस्थित सभी संरचनाओं के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, पंखों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। एक बाहरी संरचना में एक पार्ट अपने इसके अंदर अपेंडेजेस, जो पैर वाला जो पार्ट था, उस पैर के भाग जो है, इस पैर के भाग जो है वो अपने उस वीडियो में नहीं हुए थे, अपन यहाँ लेते हैं इसको। कॉकरोच जो है, इस कॉकरोच के पैर की अगर बात करते हैं तो पैर जो है, जैसे ये अपन ने कहा, इतना अपन चर्चा कर चुके हैं, कहाँ पाया जाता है, तो कॉकरोच के जो पैर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं वक्ष भाग में, और वक्ष के तीनों खंडों में पाए जाते हैं। एक दो तीन जो है वो तीन खंड जो है, तीन खंड अपन ने लिए थे। अपने पास जो क्वेश्चन बन जाता है वो इस तरीके से बन जाता है कि पैर के जो खंड हैं उनके पार्ट पूछ लिए जाते हैं, सीक्वेंस पूछ ली जाती है। तो देखो, पैर के खंडों की बात हम करते हैं तो पैर खंड होता कैसे है। जैसे अपन ने ये कहा कि ये है इसका वक्ष का भाग, इसके शरीर का भाग है, तो यहाँ से ये जो भाग लगा हुआ होता है, ये इसका आधार जो भाग लगा हुआ होता है, ये भाग है, ये कहलाता है कोक्सा। ये कहलाता है कोक्सा। फिर इसके बाद में सबसे छोटा सा भाग आता है इसके अंदर, ये आता है इसमें टोरकेंट्रोन। ये आता है टोरकेंट्रोन। फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद में सबसे ठोस भाग आता है। सबसे ठोस भाग की बात करते हैं तो ये जो भाग होता है ये होता है इसके अंदर फीमर। फिर इसके बाद में सबसे लंबे भाग की बात करते हैं तो सबसे लंबा भाग जो होता है ये होता है इसके अंदर टिबिया। और फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर अगला पार्ट, तो अगला पार्ट जो आता है इसके अंदर वो आता है टार्सस। ये जो भाग होता है ये होता है टार्सस। ये जो टार्सस है 5 खंडों से मिलकर बना हुआ होता है। टार्सस जो होता है वो 5 खंडों से मिलकर बना होता है। 5 खंड क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं टार्सोमियर। ये जो 5 खंड होते हैं ये टार्सोमियर कहलाते हैं। क्लियर है। अगर अपन कुल खंडों की बात करते हैं तो देखो, प्रकारों की बात करते हैं तो पहला कोक्सा, दूसरा टोरकेंट्रोन, तीसरा फीमर, चौथा टिबिया और पांचवा टार्सस। अगर अपन इसके प्रकारों की बात करते हैं तो इसके पैर में 5 प्रकार पाए जाते हैं, 5 प्रकार के खंड होते हैं। और अगर कुल खंडों के बारे में पूछा जाता है तो देखो 5 खंड तो टार्सस के, फिर उसके बाद में 6, 7, 8 और 9। ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अगर कुल खंडों के बारे में पूछा जाए, पैर में उपस्थित कुल खंड पूछे जाए तो कुल खंडों की संख्या जो होती है वो होती है 9। क्लियर है। और अगर इसके कुल प्रकारों के बारे में पूछा जाए, कुल प्रकार के बारे में पूछा जाए तो कुल प्रकार के बारे में पूछा जाए तो कितने प्रकार, 5 प्रकार। मेन क्वेश्चन ध्यान रखना, इसके अंदर सीक्वेंस पूछी जाती है। सीक्वेंस क्या है, तो कोक्सा, टोरकेंट्रोन, फीमर, टिबिया और टार्सस। कोक्सा, टोरकेंट्रोन, फीमर, टिबिया और टार्सस। क्लियर है, जो कि 5 टार्सोमियर से बना हुआ होता है। अब इसके अंदर सबसे छोटा भाग कौन सा, तो सबसे छोटा दिखने में देख लो तो वो पता पड़ रहा है। इसके अंदर सबसे छोटा भाग कौन, टोरकेंट्रोन। शरीर से लगा हुआ भाग कौन सा, वक्ष या आधार, जिसे अपन आधार कह सकते हैं कि पैर में आधार भाग कौन सा है, तो वो कौन सा, तो वो कोक्सा। सबसे ठोस भाग कौन, तो सबसे ठोस भाग होता है इसके अंदर फीमर। और सबसे लंबा भाग कौन, तो सबसे लंबा भाग होता है इसके अंदर टिबिया। तो ये 5 प्रकार के और कुल 9 खंड पाए जाते हैं, वो इसके पैर में है। अब आगे अपन इसके अंदर आंतरिक संरचनाओं की चर्चा करते हैं। आंतरिक संरचनाओं में पहला जो पार्ट अपन लेते हैं इसके अंदर वो इसकी आहार प्रणाली ले लेते हैं, पाचन तंत्र। इसमें अपन पाचन तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, पाचन तंत्र में सबसे पहले जो बात अपन करते हैं तो पाचन तंत्र कैसा पाया जाता है, तो कॉकरोच जो है इसके अंदर पाचन तंत्र पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। पूर्ण का मतलब बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं। इसके अंदर माउथ और एनएस दोनों होती है, तो माउथ और एनएस दोनों पाई जाती है, तो ये पूर्ण होती है। अब अपन इसके अंदर आहार प्रणाली से क्या करते हैं, तो ये अपन ने ये कॉकरोच का डायग्राम बनाया।
इसमें ये शीर्ष का भाग हो गया। यहां पर बात करते हैं इसके अंदर आहार नाल, ये आहार नाल में इसका पहला भाग। अगर इसकी आहार नाल की बात हम करते हैं तो इसके अंदर 3 पार्ट बनते हैं। कौन कौन सा बनता है? तो पहला भाग इसके अंदर बनता है अग्र आंत्र। पहला भाग जो बन गया इसके अंदर अग्र आंत्र, मतलब इसे अपन ले दिया फोरगट। दूसरी बात हम करते हैं तो वो क्या होता है? तो इसके अंदर हम बात करते हैं इसके अंदर ये होता है मध्य आंत्र। मध्य आंत्र का मतलब हो गया मिडगट। और तीसरी बात हम करते हैं तो तीसरा होता है इसके अंदर हाइंडगट पश्च आंत्र। ये हो गया इसके अंदर पश्च आंत्र हाइंडगट। चलो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। फोरगट की बात हम करते हैं तो फोरगट वाला जो भाग होता है, इस फोरगट में क्या क्या आते हैं? तो फोरगट में देखो सबसे पहला भाग आ गया इसके अंदर माउथ, जो कि माउथ पार्ट से घिरा हुआ होता है, जो कि अधरानु हाइपोग्लिसमिक प्रकार का होता है। फिर इसके बारे में बात करते हैं, ये जो भाग होता है ये इसके अंदर ईसोफेगस का होता है। ईसोफेगस का मतलब हो गया अपने कहते हैं इसको ये ग्रसिका होती है, ये ग्रसिका होती है। फिर एक फूला हुआ सा भाग होता है, जैसे अपने आमा से होता है उसके उस जैसा ही यहाँ पर भी एक फूला हुआ जो भाग होता है। ये जो तीसरा भाग होता है ये भाग होता है इसका क्रोप, इसको कहा जाता है क्रोप। ये जो क्रोप भाग है, इस क्रोप भाग के आगे यहाँ पर एक थोड़ी सी हार्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है इसका पार्ट होता है, इसे कहा जाता है पेशनी, गिजार्ड, या इसी का दूसरा नाम होता है प्रोवेंट्रिकुलस। क्लियर है? गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस। ये जो गिजार्ड है इसके अंदर 6 पेशीय क्यूटिकल से बने हुए दांत होते हैं। इसमें दांत पाए जाते हैं। तो पेशनी, जैसे अपन एक 8वें में पढ़ी थी, पेशनी में काम क्या होता है? भोजन को पीसने का काम होता है। तो यहाँ पर भी भोजन को पीसने का काम होता है। क्लियर है? तो ये 4 स्ट्रक्चर जो होती है वो तो इसके अंदर अग्र आंत्र है। इसके अलावा बात करते हैं इसके अंदर लार ग्रंथियों की। तो यहाँ जो है, यहाँ इसके अंदर ये लार ग्रंथियां पाई जाती है, एक जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। और ये लार ग्रंथियां कहाँ खुलेगी? तो देखो अपन ने अभी माउथ पार्ट्स में एक स्ट्रक्चर की चर्चा की थी, इसकी जीभ, क्या नाम दिया था? अपन ने नाम दिया था हाइपोफैरिंक्स। इस हाइपोफैरिंक्स में लार ग्रंथियां जो है वो खुलती है। ये तो पोर्शन किसके हो गए? तो ये तो हो गए अग्र आंत्र के। कौन कौन सा हो गया? तो माउथ पार्ट हो गए, ईसोफेगस हो गया, ग्रसिका हो गई, क्रोप हो गया और प्रोवेंट्रिकुलस मतलब गिजार्ड हो गया। ये 4 भाग जो है ये अग्र आंत्र के पोर्शन है। फिर हम बात करते हैं मध्य आंत्र की। मध्य आंत्र जो है, इस मध्य आंत्र में एक छोटी नलिका के रूप में होती है। ये मध्य आंत्र का पोर्शन हो गया, ये मध्य आंत्र एक सिंगल नलिका के रूप में होती है। इसके अंदर भाग नहीं होते हैं, पर इसके कार्य के बेस पे इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। ये जो होता है इसका, ये तो होता है इसका स्त्रावी भाग, ये तो होता है इसका स्त्रावी भाग, और ये पीछे का जो भाग होता है ये इसका अवशोषी भाग होता है, ये इसका अवशोषी भाग होता है। क्लियर है? स्त्रावी भाग मतलब ये तो सीक्रेशन करने वाला, ये तो हार्मोन का सीक्रेशन करेगा, और अवशोषी का मतलब हो गया ये भोजन पचने के बाद में उसका अवशोषण करेगा। फिर इसके बाद में आती है इसके अंदर पश्चांत। ये पश्चांत जो है, ये पश्चांत यहाँ पर खुलती है। क्लियर है? ये इसके अंदर अग्र आंत्र, मध्य आंत्र और पश्चांत के पार्ट हो गए। पश्चांत जो है इसके अंदर कौन कौन सा होता है? तो इसके अंदर एक पाया जाता है इलियम, ये 3 पार्ट है। एक होता है इलियम, दूसरा होता है इसके अंदर कोलन, और तीसरा होता है इसके अंदर रेक्टम। अब इसका मलाशय कह सकते हैं। क्लियर है? ये तो रही संरचना जनरल सी चीज है। अग्र आंत्र में क्या आ गया? माउथ, ईसोफेगस, ग्रसिका, क्रोप, प्रोवेंट्रिकुलस। मध्य आंत्र में क्या आ गया? मध्य आंत्र एक छोटी नलिका के रूप में है। इसका अग्र भाग जो होता है वो स्त्रावी भाग होता है, और पश्च भाग जो होता है वो अवशोषी भाग होता है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर पाचक ग्रंथियों की। पाचक ग्रंथियां, एक पाचक ग्रंथि तो यहाँ पर ये लार ग्रंथियां होंगी। एक पाचक ग्रंथि जो है ये तो इसके अंदर लार ग्रंथियां हो गई, जो कि एक जोड़ी पाई जाती है। क्लियर है? सैलिवरी ग्लैंड्स। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर यहाँ पर प्रोवेंट्रिकुलस, या इसी जैसा अपन कह सकते हैं अग्र आंत्र और मध्य आंत्र के संयोजन स्थल पर। तो संयोजन स्थल जो होता है यहाँ पर ये 4 जोड़ी संरचनाएं पाई जाती है, 4 नलिकाओं के रूप में संरचनाएं पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है इसके अंदर हेपेटिक सीका।
हिपैटिक इंपॉर्टेंट पार्ट है। संख्या भी पूछी जाती है, कहाँ होती है ये भी पूछा जाता है, किस अंग के समजात कार्य करती है, काम क्या होता है। हिपैटिक सिका जो होती है ये अपना जो अग्नाशय होता है, अपना जो अग्नाशय होता है पैंक्रियाज, उस अग्नाशय के समान काम करती है, अग्नाशय के समान काम करती है। क्या काम होता है? तो पाचक रसों का स्त्रावन करना होता है। इसमें से कुछ पाचक रस जो होते हैं वो कुरूपों में भी जाते हैं और कुछ पाचक रस जो होते हैं वो इसके स्तरीय भाग, किसके पर मध्य आंत्र जो है इसके स्तरीय भाग में भी आते हैं। ये तो सारी संरचनाओं की चर्चा होगी। फिर एक संरचना और पाई जाती है, कहां पर? तो ये संरचना यहाँ पाई जाती है, यहाँ पर। इसकी जो मध्य आंत्र है वो और इसकी जो पश्च आंत्र है वो, इन दोनों के संयोजन स्तर पर स्थिति पाई जाती है। नाम क्या होता है? तो नाम होता है इसका मेलपीगी नलिका, मेलपीगी नलिका। वैसे ये पाचन में सहायता नहीं करती है, इनका काम उत्सर्जन का होता है, उत्सर्जन में सहायता करती है। संख्या जो होती है वो लगभग 72 से 90 तक होती है। 72 to 90 काउंटिंग में होती है मेलपीगी नलिकाएं। ये ग्रुप में पाई जाती है, 5 से लेकर 8 समूह बनाए हुए पाई जाती है। क्लियर है? ये संरचना हुई। अब अपन इसकी कार्यविधि की चर्चा करते हैं कि इसकी पाचन जो है वो कैसा होगा। अपन ने सबसे पहले शुरू में बात की थी कि कॉकरोच जो होता है वो सर्वाहारी प्राणी है, सर्वाहारी प्राणी है। इसको जो भी मिल जाता है वो खा जाता है, ठीक है। मुखांगों के द्वारा उसको काट कर चबाकर ग्रहण किया जाता है। भोजन जो होता है वो भोजन में यहाँ पर जो लाल ग्रंथियां होती है, इन लाल ग्रंथियों से पाचक रस जो है वो उसके अंदर मिक्स होते हैं। ये पाचक रस मिक्स होने के बाद, पाचक रस मिक्स होने के बाद अब पाचक रस में क्या होता है? तो पाचक रस देखो इसके अंदर क्या होते हैं? एमाइलेज होता है, एमाइलेज होता है, काइटिनेज होता है, काइटिनेज होता है, और क्या होता है? तो सेल्यूलेज होता है। क्लियर है? तो ये अलग अलग पाचक हार्मोन जो होते हैं ये पाचन करते हैं भोजन का। फिर इसके बाद में भोजन जो आता है वो क्रोप भाग में आता है। इस क्रोप भाग में पाचक हार्मोन आते हैं कहां से? हिपैटिक सिका से। तो फिर यहाँ पर भोजन का अर्धपाचन होता है। अर्धपाचक जो भोजन है ये अर्धपाचक भोजन अब आता है कहां पर? पेशरी भाग में आता है। पेशरी भाग में यहाँ क्या पाए जाते हैं? तो यहाँ पर 6 पेशीय दांत पाए जाते हैं, क्यूटिकल से बने दांत पाए जाते हैं। इनके कारण से भोजन की मिक्सिंग होती है, पीसा जाता है। भोजन को पीसने के बाद में अब आ जाता है भोजन कहाँ पे? मेजोन्ट्रोन में, मिडगट में आ जाता है मेजेंट्रोन, ठीक है। इसको मेजेंट्रोन में कहा जाता है, इसको मेजेंट्रोन में कहा जाता है। मेजेंट्रोन में आ जाता है। मेजेंट्रोन का जो अग्रभाग जो होता है वो है स्तरीय भाग। यहाँ कुछ पाचक हार्मोन बनते हैं, सभी प्रकार के पाचक हार्मोन, इसमें एमाइलेज, काइटिनेज, प्रोटीएज, डेक्स्ट्रीन, सभी हार्मोन जो है वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भोजन जो है, जैसे ही भोजन आता है, जैसे अपन ने कहा कि ये इसकी मिडगट है, इस मिडगट जो है इसके अंदर ये भोजन आ गया। यहाँ पर ये पाचक हार्मोन जो होते हैं वो इसके ऊपर एक झिल्ली का निर्माण कर लेते हैं, एक झिल्ली बना लेते हैं। ये झिल्ली जो होती है इसको कहा जाता है पेरिट्रोपिक झिल्ली, इसको कहा जाता है पेरिट्रोपिक झिल्ली। ये भोजन के ओर चारों ओर बनी हुई झिल्ली है, पेरिट्रोपिक झिल्ली। अब ये जो भोजन है, ये भोजन अब यहाँ पर इस भोजन का लगभग संपूर्ण पाचन होता है। स्तरीय भाग जो होता है यहाँ पर पाचक हार्मोन से भोजन का लगभग संपूर्ण पाचन हो जाता है। फिर अवशोषी भाग जो होता है, उस अवशोषी भाग में लगभग इसका संपूर्ण अवशोषण भी हो जाता है। जब ये बड़ी आंत्र में जाता है, मतलब बड़ी आंत्र का मतलब हो गया पश्च आंत्र में जाता है, तो पश्च आंत्र में इसमें से कुछ जल जो है उस जल का अवशोषण किया जाता है और बाकी अपचित भोजन जो है उसको बाहर त्याग किया जाता है। तो ये हुआ इसके अंदर आहार प्रणाली का पोर्शन। अपन नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट सिस्टम के बारे में करते हैं। अब अपन लेते हैं इसके अंदर श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जनरल अपने पास क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसके द्वारा होता है, क्या संरचना पाई जाती है, तो इसके अंदर ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है, ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है, ट्रेकियल तंत्र पाया जाता है, ठीक है। अब ये ट्रेकियल सिस्टम क्या है? तो ये ट्रेकिया से बना हुआ बहुत सारी श्वसन नलिकाएं जो होती है उस श्वसन नलिकाओं से बना हुआ एक तंत्र होता है। चर्चा अपन करते हैं कैसा होता है। तो ये अपन ने चर्चा की कॉकरोच के पार्ट की, ये इसके अंदर वक्ष भाग हो गया और बाकी का ये उदर भाग हो गया। तो ट्रेकियल तंत्र जो होता है वो कैसा होता है? तो इस ट्रेकियल तंत्र में इस तरीके से
2 छिद्र पाए जाते हैं वक्ष में, फिर बाकी के 8 जो होते हैं, बाकी के 8 पाए जाते हैं उदर भाग में। इस तरीके से ये 8 पार्ट इसमें पाए जाते हैं। ऐसा ही इधर भी पाया जाता है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम के रूप में होता है। ये छिद्र जो होते हैं वो इधर भी होते हैं। अब अपन बात करते हैं ये छिद्र क्या कहलाते हैं, नलिकाओं में काउंटिंग क्या होती है। तो अपन ये कहें कि ये जो तंत्र है, ये ट्रेकियल सिस्टम जो होता है कैसे बन गया, ये देखो इस तरीके से पूरा का पूरा ये ट्रेकियल सिस्टम बन गया। ये इधर जाकर फिर वही छिद्रों के रूप में ये खुलता है, ठीक है, इसी तरीके से खुलता है। ये जो छिद्र होते हैं इनको क्या बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है स्टिग्मेटा, या अपन कह सकते हैं इसको स्पाइरेकल, स्पाइरेकल। क्लियर है, स्टिग्मेटा या स्पाइरेकल। ये छिद्र कौन से होते हैं, तो इस ट्रेकियल तंत्र के जो छिद्र त्वचा से बाहर खुलते हैं इनको अपन कहते हैं स्टिग्मेटा या स्पाइरेकल। अब ये छिद्र जो होते हैं, इन छिद्रों में से पहला, इन छिद्रों में से ये पहला किसका, वक्ष का, और इन छिद्रों में से पहला किसका, उदर का। ये छिद्र जो है वो हमेशा खुले होते हैं। पहले तो अपन चर्चा करते हैं ये ट्रेकियल सिस्टम में स्टिग्मेटा जो होते हैं वो होते कितने हैं, तो 2 + 8। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 8 + 2 करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये 2 + 8 रहेगा। 2 कहां पर, तो 2 होते हैं वक्ष में, और 8 कहां होते हैं, 8 होते हैं उदर में। क्लियर है, इनमें से इस दूसरे में से पहला और इस 8वें में से पहला, और टोटल की बात करते हैं तो पहला और तीसरा। क्लियर है, अगर टोटल 10 की बात करते हैं, टोटल 10 की बात करते हैं तो पहला और तीसरा जो है ये छिद्र हमेशा खुले हुए होते हैं, ये हमेशा खुले हुए होते हैं। बाकी जो होते हैं ये छिद्र बंद होते हैं, और इनकी जब जरूरत पड़ती है, कुछ पेशियां होती है इसके अंदर, टर्गोस्टल पेशियां होती है, उन टर्गोस्टल पेशियों के संकुचन छिद्र की वजह से ये खुलते हैं, और इनके अंदर से वायु का संचार होता है, वायु जो है उनका वितरण होता है। क्लियर है, ये बना इसके अंदर ट्रेकियल सिस्टम। अब कार्यविधि की बात करते हैं। कार्यविधि कैसी है, तो कार्यविधि क्या है, देखो अपन ने अभी पढ़ा था, अपन ने उड़ने के लिए इसमें पंख पाए जाते हैं। अब वो जो पंख होते हैं उन पंखों की मूवमेंट किसके कारण से होती है, तो पंखों की मूवमेंट के लिए इसके अंदर कुछ पेशियां पाई जाती है, नाम होता है टर्गोस्टर्नम। ये उड़न पेशियों के रूप में काम आती है, उड़ने में काम आती है, उड़ने में सहायक होती है। मतलब पंखों की जो मूवमेंट होगी वो पंखों की मूवमेंट इन टर्गोस्टल पेशियों के कारण से होती है। अब ये टर्गोस्टल पेशियां जब उड़ने में सहायता करती है तो टर्गोस्टल पेशियों के कारण से क्या होता है, शरीर में संकुचन और शिथिलन भी होता है। जब इस टर्गोस्टल पेशियां जो है इनमें जब संकुचन हुआ, अगर इनमें संकुचन हुआ मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, संकुचन के दौरान क्या होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसके अंदर एक्सपायरेशन क्रिया होगी, एक्सपायरेशन। संकुचन के दौरान इसमें एक्सपायरेशन की क्रिया भी हो जाएगी। क्लियर है, उड़ने के काम करती है वो तो करती है, इसके अलावा टर्गोस्टल पेशियां जो होती है वो श्वसन में भी सहायता करती है। इनके संकुचन से एक्सपायरेशन होता है, और जब ये शिथिल होती है, जब ये शिथिलन करती है, डायस्टोल करती है, तो डायस्टोल के कारण से इनके अंदर क्या होता है, डायस्टोल के कारण से इसमें इंस्पायरेशन की क्रिया होती है। क्लियर है, तो ये 2 पार्ट अपन ने पढ़े इसके अंदर। टर्गोस्टल पेशियों का कार्य भी पढ़ लिया अपने, टर्गोस्टल पेशियां उड़ने में भी सहायता करती है, इसके अलावा ये श्वसन में भी सहायता करती है। ये ट्रेकियल तंत्र हो गया, 10 छिद्र पाए जाते हैं, 2 + 8 के रूप में पाए जाते हैं, 2 वक्ष में है और 8 उदर में है। ये जो छिद्र है इनको बोला क्या जाता है, स्टिग्मेटा या स्पाइरेकल बोला जाता है। क्लियर है, फिर इसके बाद में पहला वक्ष का और पहला उदर का ये खंड जो होते हैं वो हमेशा खुले हुए रहते हैं। फिर एक विशेष चीज होती है, विशेष चीज क्या, कि ये ट्रेकियल सिस्टम जो होते हैं, अब उदर भाग जो होता है उसके अंदर आंतरिक कंकाल नहीं पाया जाता। इसके कारण से क्या होता है कि ये पिचकने का डर रहता है इसके अंदर। ये ट्रेकियल सिस्टम जो होता है पिचकने का डर रहता है। इसके लिए ये जो ट्रेकियल तंत्र होता है इनके आंतरिक भाग पर कुछ क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, नाम होता है उसका इंटीमा। काम क्या हो गया, तो पाया कहां जाता है, तो ट्रेकियल तंत्र के भीतर पाया जाता है। काम तो ट्रेकियल तंत्र, ट्रेकिया जो है उसको पिचकने से रोकने का काम होता है, ये होता है इंटीमा। क्लियर है, ये इसके अंदर श्वसन तंत्र का पोर्शन। अब आगे चलते हैं, आगे अपन लेते हैं इसके अंदर उत्सर्जन का पोर्शन। उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, आगे अपन ले लिया इसके अंदर उत्सर्जन।
उत्सर्जन में अपने उत्सर्जन के बारे में थोड़ा बहुत अपन अध्ययन कर चुके हैं। जैसे अभी अपन ने आहार नाल पढ़ी थी, उस आहार नाल में अपन ने कहा था कि आहार नाल में मध्य आंत्र और पश्च आंत्र इनके संयोजन स्तर पर कुछ संरचनाएं पाई जाती है। नाम अपन ने दिया था मेल्पिगी नलिका, जो कि 72 से 90 के रूप में होती है संख्या में। उत्सर्जन के बेस पे कीट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो कीट होते हैं यूरिकोटैलिक, कीट होते हैं यूरिकोटैलिक। क्लियर है, कीट यूरिकोटैलिक होते हैं। यूरिकोटैलिक का मतलब होता है इसके अंदर उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिक एसिड। इनमें उत्सर्जित पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल होता है, इसलिए इसको यूरिकोटैलिक कहा जाता है। उत्सर्जित संरचनाओं के रूप की बात हम करते हैं, तो पहली संरचना इसके अंदर कौन सी आ गई, तो पहली संरचना आ गई इसमें मेल्पिगी नलिका। मेल्पिगी नलिका, मेल्पिगी नलिका कहाँ पाई जाती है, चर्चा अपन कर चुके हैं। मध्य आंत्र और पश्च आंत्र के संयोजन स्थल पर पाए जाते हैं। संख्या होती है 72 से 90। अब पर्टिकुलर एक की बात करते हैं, तो ये अपन ने आहार नाल का पोर्शन ले लिया और ये अपन ने ले लिया इसके अंदर मेल्पिगी नलिका। क्लियर है। अब मेल्पिगी नलिका जो है ये क्या होती है, कैसे क्या करती है, तो मेल्पिगी नलिका जो शरीर में उपस्थित है, यह आहार नाल है, गट है इसके, ठीक है, ये मेल्पिगी नलिका है। इस मेल्पिगी नलिका का कार्य क्या होता है, तो शरीर में जो उत्सर्जित पदार्थ हैं जैसे पोटेशियम यूरेट, क्लियर है, फिर इसके बाद में पोटेशियम यूरेट के अलावा CO2 है, इसके अलावा जल है, इनका क्या करती है, ये अवशोषण करके कहाँ डाल देती है, तो ये डाल देती है अपनी अवकाश में। इसकी जो ल्यूमेन पार्ट है, मतलब जो गुहा है इसकी, उस गुहा में डाल देती है। इसलिए ये जो पार्ट होता है मेल्पिगी नलिका का, ये दूरस्थ भाग जो होता है, दूरस्थ भाग, ये इसका दूरस्थ भाग है और ये इसका समीपस्थ भाग है। दूरस्थ भाग है और समीपस्थ भाग है, डिस्टल और प्रोक्सिमल। ये डिस्टल भाग जो होता है वो कौन से प्रकार का होता है, तो देखो कार्य के बेस पे कैसा हो गया, सिक्रेटरी पार्ट हो गया। सिक्रेटरी कैसे कि यहाँ से इसका अवशोषण करेगी और कहाँ डाल देगी, कहाँ स्त्रावन कर देगी, कहाँ सीक्रेशन कर देगी, तो ल्यूमेन में स्त्रावन करती है। तो ये जो भाग होता है इसका, ये भाग होता है इसका स्त्राविक भाग। क्लियर है। क्वेश्चन जनरल ये पूछा जाता है कि मेल्पिगी नलिका का दूरस्थ भाग कैसा होता है, तो ये स्त्राविक सिक्रेटरी पार्ट होता है। जबकि इसका समीपस्थ भाग जो होता है उसमें क्या होता है, तो ये सारे के सारे जब आने के बाद इसमें क्या बना, तो इसमें बना पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और इसके साथ क्या बन गया, तो इसके साथ बन गया यूरिक अम्ल, इसके साथ बन गया यूरिक अम्ल। तो ये यूरिक अम्ल जो है इसको तो कहाँ छोड़ दिया जाता है, तो इसको तो आंत्र में छोड़ दिया जाता है। यूरिक अम्ल को तो आंत्र में छोड़ दिया जाता है। बाकी पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। इसके लिए ये समीपस्थ भाग जो होता है ये कैसा है, तो समीपस्थ भाग की बात हम करते हैं तो ये अवशोषित प्रकार का होता है। अवशोषित भाग है मतलब एब्जॉर्बिंग नेचर होता है। ये कैसा होता है, ये सीक्रेटरी नेचर का पार्ट होता है, ये एब्जॉर्बिंग नेचर होता है। क्यों, क्योंकि ल्यूमेन में जो काम के पदार्थ हैं उनका ये वापस से अवशोषण कर लेता है। क्लियर है। तो ये तो पोर्शन हुआ इसके अंदर मेल्पिगी नलिका का। ये तो इसके अंदर मुख्य संरचना योग में अपने पास क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, जनरल पूछा हुआ है कि कॉकरोच में उत्सर्जित संरचना क्या होती है, तो उत्सर्जित संरचना क्या है, मेल्पिगी नलिका। अब बात हम करते हैं इसके अंदर दूसरे पार्टों की। तो इसके अंदर एक यूरिकोज ग्रंथियां भी होती है। यूरिकोज ग्रंथि, यूरिकोज ग्रंथि जो होती है ये केवल किस में होती है, नर में होती है। काम क्या होता है, तो काम इसका संचय करने का होता है। किसका, तो यूरिक अम्ल का संचय करने का काम होता है, स्टोर करने का काम होता है। तीसरी बात हम करते हैं इसके अंदर वसाकाय कोशिकाएं। वसाकाय कोशिका होती है, तो ये नर और मादा दोनों में पाई जाती है वसाकाय कोशिकाएं। और काम क्या होता है, तो काम वही यूरिक अम्ल का संचय करना होता है। वसाकाय कोशिकाओं का काम क्या होता है, यूरिक अम्ल का संचय करना होता है। तो ये वसाकाय कोशिकाओं से होने वाला जो उत्सर्जन होता है उसको संचयी उत्सर्जन कहा जाता है। संचयी उत्सर्जन कहा जाता है, स्टोर्ड एक्सक्रीशन कहा जाता है। फोर्थ की बात हम करते हैं, तो फोर्थ जो भाग होता है वो अपन बात कर सकते हैं इसके अंदर क्यूटिकल पर। फोर्थ अपन चर्चा कर सकते हैं क्यूटिकल। तो ये क्यूटिकल क्या है,
तो क्यूटिकल जो है अपन ये आगे पढ़ेंगे अपन, जब इसके अंदर निर्मोचन वाला जो पार्ट पढ़ेंगे, कायांतरण पढ़ेंगे, उसके दौरान अपन पढ़ते हैं कि जो निम्फ है, निम्फ जो है उसमें 7 से 13 बार तक निर्मोचन पाया जाता है। उसमें निर्मोचन में क्या होता है कि पुरानी जो स्किन होती है उसको उतारा जाता है और नई स्किन आ जाती है। तो जो पुरानी स्किन है इसके अंदर पुरानी जो स्किन होती है उससे पुरानी स्किन को जो उतारने की क्रिया होती है इसको निर्मोचन कहा जाता है। अब इस निर्मोचन के दौरान क्या हुआ, तो क्यूटिकल में जो उत्सर्जित पदार्थ का संग्रहण था वो भी उसके साथ में बाहर निकल गया, इसलिए इस क्यूटिकल को भी एक उत्सर्जन का एक पार्ट माना जा सकता है। तो ये इसके अंदर हुआ उत्सर्जन का भाग। आगे चलते हैं अपन। अब अपन चर्चा करते हैं इसके अंदर परिसंचरण की। परिसंचरण की अपन चर्चा करते हैं। तो देखो फाइलम मोलस्का जो है, इस फाइलम मोलस्का की चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। कैसा होता है इसके अंदर परिसंचरण, तो इसके अंदर खुला प्रकार का पाया जाता है। फाइलम मोलस्का जो होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो होता है, इस फाइलम आर्थ्रोपोडा और मोलस्का दोनों में खुले प्रकार का होता है, ओपन टाइप होता है। क्लियर है? ओपन टाइप की बात हम करते हैं तो इसके अंदर रक्त नलिकाएं नहीं होती है, और क्या होगा, रक्त में कोशिका व ऊतक हमेशा डूबे हुए रहते हैं, मतलब संपर्क में रहता है, कोशिका ऊतकों के रक्त संपर्क में रहता है, खुले प्रकार का होता है। अब ये खुला जो प्रकार है इसके अंदर एक गुहा पाई जाती है। शरीर गुहा की बात करते हैं तो देखो, अगर अपन देह गुहा की बात करते हैं तो फाइलम आर्थ्रोपोडा अपने फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर कैसी होती है, साइलोसिलोमेट होती है। पर कुछ अपन ने ये भी चर्चा की थी कि आर्थ्रोपोडा के अधिकांश प्राणी जो होते हैं उसमें ये जो साइलोसिलोमेट होती है ये हासिल प्रकार की, डिजनरेटिव प्रकार की होती है। वो जो गुहा होती है उसका नाम होता है हीमोसील, या इसी को अपन लैक्यून टाइप कह सकते हैं। ये गुहा जो होती है वो लैक्यून गुहा होती है। इसी के कारण से, इस लैक्यून नाम के कारण से ये जो खुला प्रकार होता है, इसी खुले प्रकार को अपन क्या नाम दे सकते हैं, तो इसको दे सकते हैं अपन लैक्यूनल प्रकार। क्लियर है? अगर अपने पास कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है परिसंचरण कैसा होता है, ऑप्शन में खुला प्रकार नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा फिर यहाँ पे, लैक्यूनल प्रकार का। क्यों? क्योंकि जो देह गुहा होती है उसको लैक्यून गुहा कहते हैं। हीमोसील जो होती है वो एक हासिल होती है, डिजनरेटिव प्रकार की देह गुहा होती है। चलो फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर रक्त की। तो रक्त का मुख्य भाग, इसके अंदर श्वसन वर्णक जो होता है, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन के दौरान, इनमें जो श्वसन वर्णक होता है ये सब श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है। कॉकरोच के रक्त में श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है। क्लियर है? इसके कारण से रंग कैसा होता है, तो रंग रंगहीन होता है, और श्वसन वर्णक नहीं होता है। उसके कारण से अपन ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो रक्त के द्वारा नहीं होता है। तो गैसों का परिवहन करने के लिए अभी अपन ने थोड़ी सी देर पहले पढ़ा, तो वो तो क्या था, ट्रेकियल तंत्र था। तो वहां पर गैसों का परिवहन रक्त के द्वारा नहीं होता है। यहाँ रक्त के द्वारा गैसों का परिवहन नहीं होता है। अपने में रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है वो गैसों का परिवहन करता है। यहाँ श्वसन वर्णक के अनुपस्थिति के कारण से इसका परिवहन नहीं होता है। तो फिर रक्त के काम की बात करेंगे तो ये क्या है, तो इसका रक्त का काम जो होता है वो मुख्य रूप से भोजन का स्थानांतरण होता है। यहाँ रक्त के कार्य की बात पूछ ली जाए, अपने पास क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉकरोच के रक्त का मुख्य कार्य क्या है, और वहां पर अपने पास पहला ही ऑप्शन आ जाए कि O2CO2 का परिवहन है। तो O2CO2 का परिवहन करने का कोई पार्ट नहीं होता है इसके अंदर, श्वसन वर्णक नहीं होता है। इसका मुख्य कार्य अगर माना जाए तो भोजन का स्थानांतरण है। तो O2CO2 का परिवहन कौन करेगा, तो वो ट्रेकियल तंत्र करेगा। चलो फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर हार्ट की। देखो हार्ट जो होता है इसके अंदर वो न्यूरोजेनिक होता है। हार्ट इसके अंदर न्यूरोजेनिक प्रकार का पाया जाता है, तंत्रिका जनित पाया जाता है, मतलब तंत्रिकाओं के कंट्रोल में रहते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर जो पृष्ठ रुधिरवाहिनी होती है, पृष्ठ रुधिरवाहिनी जो होती है वो इसका वास्तविक करते हैं। पृष्ठ रुधिरवाहिनी ये इसका वास्तविक करते हैं। क्लियर है? क्या होता है, तो 13 कक्षों में विभक्त होता है। आया हुआ क्वेश्चन है ये, 13 कक्षों में विभक्त होता है। कैसा होता है, तो देखो ये अपन बात की कॉकरोच की, तो इसके अंदर इस तरीके से ये कक्ष बने हुए होते हैं। इस तरीके से ये हार्ट में कक्ष पाए जाते हैं। तो ये 13 कक्ष होते हैं, ये पीछे की ओर छोटे होते जाते हैं। क्लियर है? ये पीछे की ओर छोटे होते जाते हैं। अगर कक्षों की काउंटिंग भी पूछ जाए कितने कहाँ होते हैं, तो इनकी काउंटिंग होती है 3 + 10।
3 कहाँ पर, 3 वक्ष में, और 10 कहाँ पर, 10 उदर में। ये 13 कक्ष जो होता है 13 कक्षीय हृदय होता है, 13 कक्षीय हृदय होता है। फिर हृदय में एक डीप अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये छिद्र भी पूछे जाते हैं कि ये छिद्र जो होते हैं उनका नाम क्या होता है। तो ये छिद्र जो होते हैं इनको ओस्टिया कहा जाता है। हृदय के जो छिद्र होते हैं इन छिद्रों को ओस्टिया कहा जाता है, जिसके द्वारा यहाँ वाल होते हैं। तो ये हृदय जब पंप करता है तो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में रक्त जो है वो परिवहन करता है। क्लियर है? तो ये इसके अंदर अपने परिसंचरण तंत्र का कोर्स हुआ। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र की अपन चर्चा करते हैं तो डायग्राम से समझ लो पूरा इसको। ये अपन ने कॉकरोच की बात की। इस कॉकरोच के सबसे पहले अपन ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन में ये इस तरीके से एक नर्व रिंग के रूप में संरचना पाई जाती है। ये नर्व रिंग के रूप में संरचना है जो कि 3 प्रकार के गैंग्लियन से मिलकर बनी होती है। 3 प्रकार के गुच्छक होते हैं। कौन कौन सा? तो एक तो होता है इसके अंदर अधिग्रसिका, अधिग्रसिका, यहां होता है अधोग्रसिका, यहां होता है अधोग्रसिका, और ये क्या होता है? ये परिग्रसिका होता है जो कि ग्रसिक, ये जो पार्ट होते हैं दोनों, परिग्रसिका संयोजनी, संयोजनी, ये इसको जोड़ने का काम करती है। फिर आगे क्या होता है? तो आगे वक्ष आ जाता है। वक्ष वाला भाग आ गया, और वक्ष में कितने? तो वक्ष में 3 खंड है। तो यहाँ पर 3 इसके अंदर गैंग्लियन भी पाए जाएंगे। तो ये वक्ष के खंडों के गैंग्लियन होते हैं ये। क्लियर है? फिर उसके बाद में उदर की बात करते हैं। तो उदर जो होते हैं, उस उदर में कितने होते हैं? तो उदर में 5 पार्ट होते हैं, सॉरी हाँ 5 जो है, 5 तो कॉमन होते हैं, और एक जो होता है वो एक 5 से मिलकर बना हुआ होता है। ये इस तरीके से पाए जाते हैं। क्लियर है? जब नंबरिंग पूछ जाती है, तंत्रिका तंत्र की नंबरिंग पूछ जाती है, जैसे अपन तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं, अपन तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में अपन क्या पढ़ते हैं? तो तंत्रिका तंत्र में अपन सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस परिधीय तंत्रिका तंत्र, और एएनएस ऑटोनोमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इन 3 की पार्ट की बात करते हैं अपन। तो सीएनएस जो है, इस सीएनएस में क्या आ गया? तो सीएनएस में एक तो आगे तंत्रिका बल है। तंत्रिका बल किससे बनी हुई है? अधिग्रसिका, परिग्रसिका संयोजनी और अधोग्रसिका। ठीक है? सुपर इसोफेजियल, सब इसोफेजियल और सर्क्यूम इसोफेजियल। फिर हम बात करते हैं और क्या है? तो वक्ष में 3, फिर उदर की बात करते हैं तो उदर में 6। ये नंबरिंग जो है, ये नंबरिंग में पूछी जाती है। तंत्रिका तंत्र में गुच्छकों की संख्या पूछी जाती है। तो ये गुच्छक मतलब गैंग्लियन की काउंटिंग पूछी जाती है। तो 3 + 6 ध्यान रखना है अपने को। वैसे होती कितनी है? तो 3 + 3 + 6 होती है। 3 कहां पर? 3 के ऊपर, 3 वक्ष में, और 6 होती है उदर में। तो इस तरीके से अपने पास केवल 3 और 3 + 6 अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है? ये तो हो गया अपने इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट। अब हम बात करते हैं पीएनएस की। पीएनएस क्या है? तो इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं होती है। ये इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं। तो लगभग 8 से 10 तंत्रिकाएं जो है वो तो नर्व रिंग से निकलती है। फिर यहाँ से, तो यहाँ से 6 जोड़ियां जो है वो 6 जोड़ियां इनसे निकलती है। इस तरीके से उदर की बात हम करते हैं। तो उदर में प्रथम जो होता है, इस प्रथम 5 जो होते हैं, इस प्रथम 5 से तो 5 जोड़ी होती है, जबकि ये जो होता है इससे 6 जोड़ी होती है। क्लियर है? इस तरीके से इसके अंदर ये तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तंत्रिका तंत्र के बाद में अब अपने आ जाता है इसके अंदर जनन तंत्र। अब ले लेते हैं अपन इसके अंदर जनन तंत्र। तो देखो जनन तंत्र के बेस पे कैसा प्राणी है? तो जनन तंत्र के बेस पे एक लिंगी प्राणी है। लैंगिक विरूपता पाई जाती है, मतलब नर और मादा जो है वो अलग अलग है। बता चुका हूं नर और मादा के बाहरी रूप से पहचान किसके द्वारा करेंगे? तो एनल स्टाइल के द्वारा करेंगे। अब अपन चर्चा कर लेते हैं इसके अंदर, डायग्राम की चर्चा कर लेते हैं। तो ये अपन ने बना लिया इसके अंदर
कॉकरोच का पार्ट। यहाँ अपन पहली बात कर लेते हैं नर। तो नर में वृषण, पहले मुख्य संरचना कौन सी? टेस्टिस। तो ये टेस्टिस क्या है? 3 पालियों में विभक्त है। ये 3 पालियों में ये टेस्टिस पाया जाता है। क्लियर है? तो ये पहली संरचना हो गई टेस्टिस की, 3 पालियों में विभक्त है। काम क्या होगा? तो काम हुई शुक्राणु का निर्माण करना। क्लियर है? तो ये हो गया। फिर यहां से चला, ये कहां पर है? तो 2 से 6। यहां अपन से बात करते हैं शुक्र ग्राहिका, वास्ट डिफरेंस की। शुक्र ग्राहिका की अपन बात करते हैं तो यहां से लेके, छठे से लेके यहां पर आती है। यहां किस में खुलती है? तो यहां एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसका नाम होता है शुक्राशय। तो ये शुक्राशय में खुलती है। ठीक है, ये भाग हो गया इसका शुक्राशय का। शुक्राशय का काम क्या होता है? तो शुक्राणु को स्टोर करना, संग्रहित करना। शुक्राशय जो है, इस शुक्राशय के चारों ओर एक ग्रंथि पाई जाती है। शुक्राशय के चारों ओर एक ग्रंथि पाई जाती है, इस तरीके से एक ग्रंथि पाई जाती है, जिससे शुक्राशय जो है वो दिखाई भी कम देता है। ये जो ग्रंथि होती है इसका नाम होता है मशरूम ग्रंथि। मशरूम ग्रंथि, या अपन कह सकते हैं इसको यूट्रिकुलर ग्रंथि। मशरूम या यूट्रिकुलर ग्रंथि। फिर अपन बात करते हैं, ये जो मशरूम ग्रंथि है, इस मशरूम ग्रंथि के ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, एक साइड संरचना के रूप में एक संरचना और पाई जाती है। ये जो है ये कहलाती है फैलिक ग्रंथि। ये है फैलिक ग्रंथि, या इसी को अपन क्या कह सकते हैं? इसी को अपन कहते हैं कॉन्ग्लोमेरुलर ग्रंथि। ये हो गई कॉन्ग्लोमेरुलर ग्रंथि। क्लियर है? ये ग्रंथियां हो गई। फिर यहां से इसके अंदर बाहरी जननांगों के रूप में संरचना पाई जाती है, जिसका नाम होता है फेलोमियर्स। ये बाहरी जननांगों के रूप में पाई जाती है। एक संरचना और निकलती है, एक नलिका और निकलती है, जो किसकी होती है? जो फैलिक ग्रंथि की नलिका होती है इसके अंदर। ये तो क्या हो गई? ये तो हो गई इसके अंदर फेलोमियर्स। फेलोमियर्स क्या हो गए? तो फेलोमियर्स इसके बाहरी जननांग हो गए, जो कि इसके शुक्राणु को मादा के योनि में प्रवेश कराने में सहायता करेंगे। ये कौन सी नलिका हो गई? तो ये फैलिक ग्रंथि की नलिका हो गई। फैलिक ग्रंथि जो है इसकी नलिका हो गई, फैलिक ग्रंथि की नलिका। ये नरजन्नांग का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब देखो कार्यविधि भी साथ साथ पढ़ लेते हैं। इसके अंदर वृषण जो है, उस वृषण में क्या होगा? तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होगा। वृषण क्या करेगा? शुक्राणु का निर्माण करेगा। ये शुक्राणु जो है वो कहाँ आएंगे? तो ये शुक्राणु शुक्राशय में आ जाएंगे। क्लियर है? सारे शुक्राणु जो है वो सारे शुक्राणु शुक्राशय में आ जाते हैं, शुक्राशय में आके संग्रहित होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? तो मशरूम ग्रंथि एक पदार्थ का स्त्राव करती है। ये क्या करता है? जैसे अपन ने ये कहा कि ये शुक्राणु है, ये सारे शुक्राणु है, इन शुक्राणु के ऊपर एक आवरण का निर्माण करती है। ये आवरण बनता है। क्लियर है? ये काम कौन करता है? मशरूम ग्रंथि। फिर उसके बाद फैलिक ग्रंथि क्या करती है? तो फैलिक ग्रंथि इस आवरण के बाहर एक आवरण और बना देती है, इस आवरण के बाहर एक आवरण और बना देती है। इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर बनती है, और इस संरचना का नाम होता है स्पर्मेटोफोर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्पर्मेटोफोर। अब स्पर्मेटोफोर की बात हम कर रहे हैं। स्पर्मेटोफोर बना किससे? तो देखो, स्पर्मेटोफोर का जो आंतरिक आवरण है वो कौन बना रहा है? मशरूम। तो आंतरिक आवरण जो है वो तो मशरूम ग्रंथि। याद कैसे रहेगा? तो याद इस तरीके से रहेगा कि शुक्राणु जो है वो कहाँ आएंगे? शुक्राशय में आएंगे। शुक्राशय में आते ही सबसे पहले दर्भ किसका? मशरूम का। तो वो तो सबसे ऊपरी भाग हो गया। फिर उसके बाद फिर फैलिक ग्रंथि का स्त्राव आएगा, तो वो उसके भी ऊपर हो गया। तो इस स्पर्मेटोफोर का आंतरिक आवरण जो है वो मशरूम ग्रंथि या यूट्रिकुलर के द्वारा, जबकि बाहरी जो भाग होता है वो कॉन्ग्लोमेरुलर या फैलिक ग्रंथि के द्वारा होता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया इसका नरजन्नांग का पार्ट। अब अपन मादाजन्नांग की बात करते हैं। मादाजन्नांग की बात करने की, मादाजन्नांग में अपन ने कहा ये है इसका अंडाशय का पोर्शन। मादाजन्नांग में ये जो भाग है ये अंडाशय है।
ये जो प्रत्येक अंडाशय है इसका, ये सिंगल पार्ट में नहीं होता है, ये 4 छोटी छोटी संरचनाओं के रूप में बनी हुई होती है। ठीक है, 4 इधर और 4 उधर, तो अपन ने कह दिया कि इसके अंदर 4 जोड़ी या 8 संरचनाएं पाई जाती है। तो 8 क्या होते हैं इसके अंदर? अंडाशयक होते हैं, अंडाशयक, जिसको ऊपर क्या कह देंगे? ओवेरियूल्स कहते हैं। ओवेरियूल्स इंपॉर्टेंट इसका है, एक अंडाशय, ये है अंडाशय, ओवेरी। ये जो अंडाशय है ये 8 अंडाशय को ओवेरियूल से बना हुआ होता है। क्लियर है? फिर इसके बाद में यहां से नलिका चली, यहां से नलिका चली तो ये 8वें खंड में, ये 8वें खंड में कहां जाएगी? तो यहां पर आकर ये इसकी योनि बनाएगी, मादा जनन क्षेत्र योनि का पार्ट बनाएगा 8वें खंड में। क्लियर है? फिर ये जो 7 से लेके 9 खंड तक एक इसके अंदर जननी कोष्ठ बन जाता है इस तरीके से। ये जननी कोष्ठ जो होता है, ये जननी कोष्ठ आगे जब निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के बाद में कुछ समय के लिए उन युग्मनजों को संग्रहित करने का काम करेगा। फिर इसमें एक सहायक ग्रंथि पाई जाती है। सहायक ग्रंथि कौन सी होती है? तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसका नाम होता है कोलेटरल ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है इसे कहा जाता है कोलेटरल। अभी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसके अंदर, ये कोलेटरल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कोलेटरल ग्रंथि का कार्य पूछा हुआ है। देखो अब अपन चर्चा कर लेते हैं कार्य की। तो अंडाशय जो है इनके काम तो क्या होता है? अंडाणु निर्माण करना। तो ये अंडाणु जो है, ये अंडाणु निर्मित होकर कहाँ जाएंगे? योनि वाले भाग से फिर ये जननी कोष में आ जाते हैं, ये जननी कोष में अंडाणु भर दिए जाते हैं। क्लियर है? ये अंडाणु भर लिए गए। अब इसके बाद में जनन की बात करते हैं। तो जनन के दौरान जब इन फेलोमियर्स के द्वारा इन योनि भाग को खोलकर यहाँ का जो स्पर्मेटोफोर है, इस स्पर्मेटोफोर को यहाँ प्रवेश कराने की कोशिश की जाती है। तो स्पर्मेटोफोर जो है, इस स्पर्मेटोफोर के आवरण से, स्पर्मेटोफोर के आवरण से सारे के सारे शुक्राणु जो हैं, जितने भी शुक्राणु इसमें हैं, वो सारे शुक्राणु जो हैं वो इसकी योनि में प्रवेश कर जाते हैं। योनि में प्रवेश करने के बाद में क्या होता है? तो योनि में प्रवेश करने के बाद में इसके अंदर निषेचन की क्रिया होती है। तो लगभग सभी अंडाणुओं का यहाँ पर निषेचन भी हो जाता है। पर ये सारे के सारे अंडाणु जो होते हैं, वो सारे के सारे अंडाणु एक जगह एकत्रित नहीं होते हैं। तो वो संरचना क्या होती है? तो अब जब निषेचन हो गया तो इस कोलेटरल ग्रंथि के द्वारा एक सीक्रेशन होता है एक पदार्थ का। ये पदार्थ जो होता है ये एक संरचना का निर्माण कर लेता है। ये संरचना जो होती है इसका नाम होता है उथिका। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है अपने उथिका का स्त्रावन कौन करता है? ये है उथिका। ये जो उथिका है ये कोलेटरल ग्रंथि का स्त्रावन होती है, कोलेटरल ग्रंथि द्वारा बनाई जाती है। अब इस उथिका का काम क्या होता है? ये जो उथिका है, इस उथिका में अंडों की संख्या की अगर बात करते हैं तो अंडों की संख्या टोटल होती है इसमें 16। अंडे 16 होते हैं। निषेचन चाहे कितना भी हो पर एक उथिका में अंडों की संख्या 16 ही होती है। और कैसी होती है? तो 2 समूह में पाई जाती है। 2 समूह में पाई जाती है। तो 16 के 2 समूह क्या हो गए? तो ये 8 + 8 इसके 2 समूह में पाई जाती है। कुल अंडों की संख्या एक उथिका में कुल अंडों की संख्या 16 है और 8 + 8 इस पार्ट में ये पाई जाती है। क्लियर है? निषेचन की बात करते हैं, जब मैथुन की बात करते हैं तो मैथुन कैसा होता है? तो एक कॉकरोच दूसरे कॉकरोच से टेल टू टेल। जब अपन ने वहां पर जब कैंचुए में पढ़ा था 8वीं में, तो वहां तो अपन ने पढ़ा था हेड टू टेल या टेल टू हेड, और यहाँ क्या है? तो यहाँ पर है टेल टू टेल, मतलब केवल पीछे वाले भागों से। फेलोमियर्स जो होते हैं, नर के जो फेलोमियर्स होते हैं, ये फेलोमियर्स क्या करते हैं? योनि वाला जो भाग होता है इसको खोलते हैं और इसके बाद में स्पर्मेटोफोर, कौन सा स्पर्मेटोफोर? जो कि यहाँ पर तैयार हुआ था, ये स्पर्मेटोफोर को योनि में प्रवेश करा दिया जाता है। फिर आगे की क्रिया में बताया चुका तुम लोगों को। यहाँ पर निषेचन होता है, उथिका का निर्माण होता है, और ये जो उथिका होती है उस समय तक शरीर में, और फिर उसके बाद में इनको किसी अंधेरे स्थान पर चिपका दिया जाता है। ये उथिका का उथिका से और ये निषेचन का पोषण हुआ। अब कुछ टॉपिक और हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो ऊपर हो जाते हैं इसमें। अब देखो तुम लोगों ने सबने सुना भी होगा ये कि कॉकरोच जो होता है उस कॉकरोच में एक कायांतरण की क्रिया पाई जाती है, जो कि कैसी होती है? तो कायांतरण तो जो होता है इसके अंदर वो अपूर्ण कायांतरण होता है। कायांतरण का मतलब हो गया मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कायांतरण। तो कायांतरण की अगर बात करते हैं तो 7 से 13 बार तक कायांतरण पाया जाता है। कौन सा होता है? अपूर्ण कायांतरण होता है।
और क्या बोलते हैं, तो इसको हेमीमेटाबोलस का बोला जाता है, हेमीमेटाबोलस प्रकार का बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, तो और इसको पेरीमेटाबोलस भी बोला जाता है। क्लियर है? तो अपूर्ण, हेमीमेटाबोलस या पेरीमेटाबोलस प्रकार का कायांतर होता है। क्या होता है ऐसा कायांतर, तो इसमें क्या होता है, अंडा, अंडे से निम्फ, निम्फ से वयस्क, और वयस्क परिपक्व होने के बाद में फिर से अंडा, मतलब 3 अवस्थाएं पाई जाती है। अब निम्फ और वयस्क में क्या फर्क है, निम्फ और वयस्क में क्या फर्क है, निम्फ जो होता है, इस निम्फ में एक तो जननांग और एक पंख, निम्फ में जननांग और पंख नहीं होते हैं जो कि वयस्क में पाए जाते हैं। फर्क केवल इतना ही होता है, साइज छोटी होती है, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और अंतिम निम्नोच्चर के दौरान फिर ये वयस्क में होते जाता है। अब देखो इसके अंदर ये जो कायांतर है, इस कायांतर के लिए कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब उन ग्रंथियों को अपन कह सकते हैं कि ये इसकी क्या है, ये है इसकी अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये है इसकी अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, जैसे अपन ये कहें, ये जो ब्रेन वाला पोर्शन है इसका, अपन ने कहा कि ये जो ब्रेन वाला पोर्शन होता है, इस ब्रेन वाले पोर्शन से एक ग्रंथि जुड़ी हुई होती है। एक तो खुद ब्रेन हो गया, एक तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर खुद ब्रेन हो गया, या इसको अपन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स या तंत्रिका स्रावी कोशिका भी कह सकते हैं। यहाँ से एक ग्रंथि जुड़ी हुई होती है जिसका नाम होता है कार्पोरा कार्डियका, कार्पोरा कार्डियका। कार्पोरा कार्डियका जो है, यहाँ से फिर एक ग्रंथि और जुड़ी होती है जिसका नाम होता है कार्पोरा एलाटा। इसको कार्डियकम कहते हैं, इसको एलाटम भी कहते हैं। और फिर एक ग्रंथि और होती है जिसका नाम होता है प्रोथोरेसिक ग्रंथि, प्रोथोरेसिक ग्रंथि, प्रोथोरेसिक। ये इसके अंदर 4 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो खुद ब्रेन है, एक कार्पोरा कार्डियका है, एक कार्पोरा एलाटा है, और चौथी होती है प्रोथोरेसिक ग्रंथि। चारों का काम क्या होता है, तो देखो अपन पहली ग्रंथि की बात करते हैं। पहली ग्रंथि की बात करते हैं ब्रेन, या इसको क्या कह सकते हैं, या इसको अपन तंत्रिका स्रावी कोशिका कह सकते हैं, तंत्रिका स्रावी कोशिका कह सकते हैं। तंत्रिका स्रावी कोशिका जो होती है, इसका काम क्या होता है, इसके द्वारा एक हार्मोन आता है, नाम होता है उसका BH, ब्रेन हार्मोन। ये जो ब्रेन हार्मोन है, ये किसका नियंत्रण करता है, तो ये नियंत्रण करता है कार्पोरा कार्डियका का। दूसरा अपन ने कहा, दूसरी ग्रंथि है कार्पोरा कार्डियकम, दूसरी ग्रंथि है इसमें कार्पोरा कार्डियकम। ये कार्पोरा कार्डियकम जो होती है, इसके द्वारा एक हार्मोन आता है, उसका नाम होता है PTTH, या फिर इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है एक्डाइसोट्रोफिन हार्मोन। इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, क्यों, क्योंकि ये एक ग्रंथि, प्रोथोरेसिक ग्रंथि जो होती है, इसको सक्रिय करता है। और जितनी भी प्रोसेस है इसके अंदर निर्मोचन की, कि एक निम्फ आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, फिर वयस्क आएगा, तो ये सारा काम जो होता है, ये सारा काम एक हार्मोन होता है, नाम होता है एक्डाइसन, जो कि इस प्रोथोरेसिक ग्रंथि के द्वारा आएगा। तीसरी ले लेते हैं अपन इसके अंदर प्रोथोरेसिक ग्रंथि। ये जो प्रोथोरेसिक ग्रंथि है, इस प्रोथोरेसिक ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन आता है, नाम होता है एक्डाइसन। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्डाइसन, ये एक्डाइसन जो होता है, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको निर्मोचन हार्मोन बोला जाता है, निर्मोचन हार्मोन। इसको अपन कह सकते हैं ये मोल्टिंग हार्मोन है, ये मोल्टिंग हार्मोन होता है। निर्मोचन की मेन जो प्रोसेस होती है, एक निम्फ के बाद में दूसरा निम्फ और फिर वयस्क आता है, तो मेन काम किसका होता है, ये इस एक्डाइसन का होता है, एक्डाइसन का। क्लियर है? एक्डाइसन निर्मोचन का पार्ट होता है। निर्मोचन को इंग्लिश में कहा जाता है एक्डाइसिस, त्वचा का उतरना, पुरानी त्वचा का उतरना, नई का आना। तो कंट्रोल सारा कौन करता है, एक्डाइसन। इसको कंट्रोल कौन करता है, तो ये हार्मोन करते हैं PTTH, इसको बोला जाता है प्रोथोरेकोट्रोफिक हार्मोन, या फिर हम कह देंगे एक्डाइसोट्रोफिन। इसका नियंत्रण इसके द्वारा और इसका नियंत्रण इसके द्वारा। ये 3 पार्ट हो गए। फिर चौथे की बात हम करते हैं। चौथी ग्रंथि कौन सी है गई, कार्पोरा एलाटा। तो चौथी ग्रंथि रहेगी इसके अंदर कार्पोरा
एलेटम। ये जो कार्पोरा एलेटा है, इसके द्वारा एक इंपॉर्टेंट हार्मोन आता है, नाम होता है उसका JH, जुवेनाइल हार्मोन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है, ये होता है नियोटेनिन। नियोटेनिन, ये जो नियोटेनिन है, इस नियोटेनिन का काम क्या होता है? ये जुवेनाइल है, जुवेनाइल हार्मोन है, और लार्वा को लार्वावस्था में बनाए रखने का काम करता है। लार्वा को लार्वावस्था में बनाए रखने का काम करता है। देखो अब अपन थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। अपन ये कहा कि ये कॉकरोच का एग है, फिर इसके बाद में तो ये कॉकरोच का निम्फ है, और फिर इसके बाद में ये कॉकरोच का वयस्क है। इस तरीके से अपन ने ये पोर्शन लिया। अब यहां से ये और यहां से ये तो प्रोसेस किसकी है? तो ये प्रोसेस तो अपन ने बताया किसकी? एब्डाइसन हार्मोन की। एब्डाइसन हार्मोन के कारण से ये अवस्थाएं चेंज होती है, अवस्थाएं चेंज होती है। नियोटेनिन क्या करता है? तो नियोटेनिन का काम होता है कुछ समय तक इन अवस्थाओं को उसी अवस्था में बनाए रखना। जैसे पहली अवस्था है, मैंने कहा 7 से 13 बार से इसके अंदर निर्मोचन होता है। पहली जब अवस्था आई तो पहली अवस्था आते ही कुछ समय के लिए एब्डाइसन को छोड़कर नियोटेनिन आ जाता है, तो पहली अवस्था रहती है। फिर एब्डाइसन आता है, दूसरी आ गई, फिर नियोटेनिन आता है, तो दूसरी अवस्था कुछ समय तक रहती है। तो इसका काम होता है लार्वा को लार्वा में बनाए रखना। अब ये जो ग्रंथि होती है, कौन सी? कार्पोरा एलेटम। ये ग्रंथि जो होती है वो वयस्क में जाकर निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि जुवेनाइल का काम केवल लार्वा का काम होता है, निम्फ में सहयोग करने वाला होता है। तो ये ग्रंथि जो होती है वो निष्क्रिय हो जाती है, और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो है ये अंडाशय के परिपक्व में सहायता करती है, पर इस ग्रंथि से ये जुवेनाइल हार्मोन है ये खत्म हो जाता है। इस तरीके से ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का कोर्स हो गया। अब इस कॉकरोच में लास्ट अपन ले लेते हैं इसके अंदर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात हम करते हैं, तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में अपने लिए किसी प्रकार से लाभदायक नहीं है, अपने लिए बहुत हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के रोग जो होते हैं, उनके रोगाणु जो होते हैं उनके लिए वाहक का काम करता है। ये किचन वगैरह में पाए जाते हैं। रात को जब भोजन वगैरह जो है वो खुला रहता है, तो उस भोजन के ऊपर घूमते फिरते हैं, तो विभिन्न प्रकार के रोग जैसे हेजा, टाइफाइड, पेचिस, ये जो है इनके रोगाणु उन भोजन तक पहुंचाते हैं। खुद रोग नहीं फैलाता, परंतु खुद वाहक के रूप में काम करता है। ये अपना कॉकरोच का टॉपिक जो है ये कंप्लीट है। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेके आएंगे, तब तक धन्यवाद।